हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक आपको थोड़ा सा जो नया अमेंडमेंट हुआ है उसके बारे में बता दूंगा। ये अमेंडमेंट 27 सितंबर 2020 को हुआ है। ये पेपर में दिया हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स में। इसमें देख लीजिएगा आप लोग। 25 सितंबर इसका 27 सितंबर 2020 27 सितंबर 2020 में एक थोड़ा सा नया अमेंडमेंट ये किया है कि ईपीएफओ जो सीबीटी के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय को देश में 4.5 करोड़ पीएफ सदस्यों के लिए अंशदान की कटौती और पेंशन की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। सीबीटी सदस्यों ने कर्मचारियों के हित का हवाला देते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि सदस्यों ने श्रम मंत्रालय से अगली बोर्ड बैठक के एजेंडे में इसे शामिल करने की मांग की है। सदस्यों में प्रस्ताव में साफ किया गया है कि मंत्रालय की इस ईएसआईसी स्कीम में कर्मचारियों का कवरेज की सीलिंग जो है 21,000 रुपया वेतन कर दी जाए। और दूसरी जो सिफारिश हुई है, सीबीटी सदस्यों ने कहा कि पीएफ सदस्यों को भी अंशदान कटौती की सीमा जो है 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपया की जानी चाहिए। इसमें 15,000 रुपये पर 12% के हिसाब से अधिकतम जो है 1,800 रुपया महीने पीएफ का अंशदान की कटौती होता है। इतना ही हिस्सा नियोक्ता भी जमा करता है, लेकिन समय को देखते हुए ये धनराशि कम है, इसलिए कटौती की सीमा 25,000 की जानी चाहिए। 25,000 वेतन या बेसिक पर कटौती की जाए। इस धनराशि पर नियोक्ता भी अपना अंशदान जमा करे। ये अमेंडमेंट की बात हुई है। अब ये बहरहाल अमेंडमेंट मैंने बता दिया, ये 2020 में आज की डेट जो है आपकी 27 सितंबर 2020 है। इसमें ये एक सिफारिश की गई है जिसको लेटेस्ट है। ये जनरल नॉलेज के लिए तो बेहतर है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले ही वाली अभी लिमिट पढ़नी है, क्योंकि हम लोग 1 साल बैक का पढ़ते हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो या लेबर वेलफेयर में हो, जो भी स्कीमें आती हैं उनको हम 1 साल पहले वाला पढ़ते हैं। ये हम 2021 में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी सिफारिश के लिए गया है, फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहाँ मोहर लग करके ये फाइनल हो करके आएगा, क्योंकि ये कानून बन जाएगा। बहरहाल हम इस समय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का वही स्कीम पढ़ेंगे जो 15,000 रुपये तक की है, कि 15,000 रुपये से कम के व्यक्तियों का ही पीएफ कटेगा। ये आप इसको समझ लीजिए कि हमको जो पढ़ना है वो 25,000 वाला या बाई चांस कहीं 21,000 वाला दिया हो, वो हमें नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ कौन सा पढ़ना है? 15,000 रुपये वाला पढ़ना है, कि जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से कम है। ये नया अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट जानकारी देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। एक बार हम और बता दे रहे हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, जिसमें 7 करोड़ से अधिक लोग इसमें कवर थे, तो अब इस समय घट करके करीब 4.5 करोड़ लोग हो गए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने देखा ये लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, जिससे ये काफ़ी कमी महसूस हुई है। ये भारत ही नहीं बल्कि मैंने बताया था विश्व की सबसे बड़ी योजना है, वर्ल्ड बिगेस्ट सोशल सिक्योरिटी स्कीम है लेबर वेलफेयर की। और ईपीएफ की मैंने फुल फॉर्म भी बताया था आपको कि इसको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के नाम से जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 1952 में बनाया। और ये एडमिनिस्ट्रेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा चलाया जाता है। और इसका मेन जो होता है वो ईपीएफओ होता है। ईपीएफओ का मैंने फुल फॉर्म बताई थी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत जो है 3 मेजर स्कीम जो है हमारी चलती हैं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, जिसे हम ईपीएफ के नाम से जानते हैं, इसका उद्देश्य जो होता है रिटायरमेंट सेविंग है। दूसरी स्कीम है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस, जिसका मेन उद्देश्य जो होता है पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन है। और तीसरी स्कीम जो चलती है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम जो 1976 EDLI। तो इसका मतलब ये यहाँ पर एकदम क्लियर हो गया। आप अपनी दूसरी देसी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि अगर आप जो है कोई सर्फ का पाउडर
का डिब्बा लेने जाते हैं और उसके ऊपर कोई स्कीम चल रही हो कि बाल्टी के साथ आपके सर्फ के साथ बाल्टी और डोंगा फ्री हो, तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 की स्कीम तो हम लेंगे, इसके साथ में पेंशन और इंश्योरेंस की स्कीम हमें फ्री मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है एम्प्लॉय के लिए। अच्छा, एप्लीकेबल कहाँ कहाँ होता है ये आपको मैंने बताया था पहले भी कि ये इंडस्ट्रीज़ अंडर शेड्यूल 1 के अंतर्गत जितनी आती हैं फैक्ट्रियाँ, उनमें हम इसको यूज़ करते हैं, इसका अप्लाई करते हैं और ये 180 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसमें कवर होती हैं। और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जिनकी 20 या इससे अधिक हो, 20 या मोर देन 20 कहने का मतलब 20 या 20 से अधिक हो, 19 व्यक्ति काम कर रहे होंगे तो उसके ऊपर ये स्कीम लागू नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार को पावर है कि अगर वो 20 व्यक्ति से कम भी हैं तो वहाँ पर अगर वो चाहे तो 2 महीने का नोटिस दे करके लागू कर सकती है। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे थिएटर, पिक्चर हॉल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जो है 5 व्यक्ति अगर काम करते हैं, 5 एम्प्लॉय काम करते हैं तो वहाँ पर भी ये स्कीम लागू होती है। अच्छा, वेजेस में मैं आपको बता दूं, जब इसकी वेजेस जोड़ी जाती है तो इसमें बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस जोड़ा जाता है। रिटेनिंग अलाउंस मैं बता दूं क्या होता है कि रिटेनिंग अलाउंस उसे कहते हैं, ये जो सीजनल फैक्ट्रियाँ चलती हैं, सीजनल फैक्ट्रियाँ जो 7-8 महीना, 9 महीना, 10 महीना चलती हैं और उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। और जब वेटर बैठकर वर्क नहीं करता है, घर बैठ जाता है, तो वो दूसरी जगह फैक्ट्रियों में ना जाने पाए, इसलिए उसे रिटेनिंग अलाउंस दिया जाता है। ये एक प्रकार का सैलरी टाइप का या एक यूँ समझ लीजिए भत्ता है कि उसे घर बैठे दिया जाता है। वो इंगेज रहता है, दूसरी जगह वो कार्य नहीं कर सकता है क्योंकि वो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है। और ट्रेंड एम्प्लॉय जाहिर सी बात है अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा ट्रेंड करने में भी, उसको ट्रेन करने में काफ़ी पैसा खर्च होगा। तो इसके बेनिफिट क्या हैं? 80C के अंतर्गत आपको इसमें टैक्स फ्री मिल जाता है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट है जिसमें फुल ईपीएफ और ईपीएस ये तभी मिलता है कि 10 साल एक ही एम्प्लॉय के अंतर्गत ये लगातार काम करे। अगर 10 साल से काम कम करता है तो इसमें प्रोविडेंट फंड तो मिल जाएगा लेकिन ईपीएस पेंशन स्कीम उसे नहीं मिलेगी। और इंश्योरेंस जो है उसे तभी मिल सकता है जब उसकी डेथ हो जाए या कोई हादसा ऐसा हो जाए, तब उसको इंश्योरेंस का तो मिल सकता है पैसा। इमरजेंसीज़ में ये पैसा निकाल सकता है, जैसे डेथ के केस में, मैरिज के केस में, हाउस कंस्ट्रक्शन के केस में, होम लोन के केस में। होम लोन अगर मकान बनवाना है तो भी ये पैसा निकाल सकता है। लॉस इनकम, किसी कारणवश आपको अपना जॉब छोड़ना पड़े और 2 माह तक वो जॉब नहीं ढूंढ पाता है तो भी वो पीएफ का पैसा एम्प्लॉय निकाल सकता है। और दूसरा मसला ये है, ये ईडीएलआई लाइफ इंश्योरेंस, ये रिलीफ फैमिली मेम्बर्स इन केस ऑफ सडन डेथ, अगर सडन डेथ हो जाती है तो ईडीएलआई के स्कीम के अंतर्गत इसमें पैसा निकल सकता है। बिना डिसकंटिन्यू किए हुए एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉयर को अपना पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें यूएएन नंबर मिल जाता है जिसे यूनिवर्सल एसएस के नाम से हम जानते हैं। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिल जाता है और अगर वो एक एम्प्लॉयर के द्वारा दूसरे एम्प्लॉयर के पास वो सर्विस करने एम्प्लॉय चला जाता है तो उसका यूएएन नंबर नहीं चेंज होता है और पीएफ उसी के खाते में जाता है जिस एम्प्लॉय के अंडर में वो काम करता है। लेकिन कहने का मतलब अगर दूसरी फैक्ट्री में काम करेगा तो वो पीएफ का एक यूएन नंबर नहीं चेंज होगा और एम्प्लॉयर भले ही चेंज हो जाए। दूसरी चीज़ें ये प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 में ये बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे रिज़र्व उसे कहते हैं जो पैसा हम सैलरी से निकाल करके अलग रख देते हैं। लेकिन इसको फंड उस कंडीशन में कहते हैं जब हम इसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम हिंदी में रिज़र्व को संचय कहते हैं। संचय वो रकम है जिसको निकाल कर अलग रख दिया जाता है। संचय निधि तब बन जाती है जब हम पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। प्रोविडेंट फंड कहीं कंपलसरी है और कहीं कंपलसरी नहीं है। ये हम आपको बता दें कि फंड्स बहुत तरीके का होता है, जैसे रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो आपको ये मैं बता दूं कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं तो वो 2 तरीके के मतलब मान लीजिए फंड होते हैं। एक तो होता है कंपलसरी प्रोविडेंट फंड और दूसरा होता है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग कंपलसरी प्रोविडेंट फंड पढ़ते हैं जिसको हम स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। इसमें कोई चॉइस नहीं होती, इसको एम्प्लॉय को लेना कंपलसरी होता है। इसमें बिना
मतलब एम्प्लॉई अगर ना भी लेना चाहे तो उसको लेना पड़ेगा, बशर्ते आपको मैंने बता दिया उसकी 15,000 रुपया सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि यूँ एम्प्लॉय पैसा बचा नहीं पाता है। जाहिर सी बात है, जब बचा नहीं पाएगा तो उसका भविष्य सिक्योर नहीं रहेगा। तो एम्प्लॉयर जो है हमेशा जो है ये कंपलसरी पीएफ जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से तक के है उनके लिए ये कंपलसरी है। दूसरा जो है वॉलंटरी पीएफ, जिसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि वॉलंटरी पीएफ में रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। ये बहरहाल वो सरकारी प्रोविडेंट फंड तो नहीं होता है, लेकिन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ज़रूर होता है, लेकिन इसको कंपलसरी नहीं होता है लेने के लिए। लेकिन बहुत सी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी हैं, जैसे टाटा महिंद्रा, आपका जियो, रिलायंस और सुजुकी, मारुति, गोदरेज, इस तरीके की बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं जो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करती हैं कि हम इसका एम्प्लॉई के भविष्य के लिए हम ये प्रोविडेंट फंड उसको देना चाहते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम इसको, सरकार द्वारा उसे अप्रूवल मिल जाता है और रिकग्नाइज़ करा दिया जाता है और उसके गवर्नमेंट खाते में ही वो पैसा जमा होता है। इसलिए उसे हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा रिकग्नाइज होता है। दूसरा प्रोविडेंट फंड होता है आपका अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। जैसे अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड नाम से ही मालूम होता है कि ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होता, लेकिन बहुत से एम्प्लॉई जब आप जाएंगे फैक्ट्री में तो वो पैसा काटते हैं, और ये पैसा क्या करते हैं, कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है कि एम्प्लॉयर देगा कि नहीं। बहुत से शरीफ एम्प्लॉयर होते हैं, वो पैसा दे भी देते हैं, और जो बहुत ही दुष्ट टाइप के एम्प्लॉयर होते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल तो होता नहीं, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, तो वो पैसा नहीं भी देते हैं, इसके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है। और तीसरा होता है, देखिए ये 3 तो प्रोविडेंट फंड हो गए आपके। कौन कौन से हो गए आपका? एक तो स्टैच्यूटरी हो गया जो कंपलसरी प्रोविडेंट फंड है, जिसको हम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड के उसे कंपलसरी प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। और ये स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कोई चॉइस नहीं दी होती है, इसको कंपलसरी हमें लेना ही लेना होता है। लेकिन वॉलंटरी में क्या होता है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट नौकरी वाले के लिए तो 1925 बना हुआ है कि वो 1925 में बना था, आज़ादी से पहले एक्ट, वो उसमें कवर हो जाते हैं। प्राइवेट वाले, जब गवर्नमेंट वाले इसमें कवर हुए, उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया, तो इन लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड जो है आपका प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 बनाया है। इसमें क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई कवर हो गए, अब प्राइवेट भी कवर हो गया, गवर्नमेंट भी कवर हो गया। अब बेचारे जो बीच के बने, जो नौकरी नहीं करते हैं, तो उनको क्या दिया जाए, उनके लिए पीपीएफ बना दिया गया। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ये एक प्रकार की बचत स्कीम है। ये डाकखाने और बैंक में इसका खाता आप खोल सकते हैं, और इसमें भी 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट है, पैसा आप जमा कर सकते हैं, और इसमें भी टैक्स फ्री होता है। लेकिन उन 3 जो आपके हैं, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड और आपका स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है। एक चीज़ कॉमन ये पाई जाती है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिश्ता बना रहता है। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों पैसा काटेंगे और उसको जाके अकाउंट में जमा करेंगे, तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का रिलेशन बना रहता है। लेकिन पीपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर नहीं होता, उसमें कोई भी जा कर के व्यक्ति जो है, कोई भी एम्प्लॉय, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे प्राइवेट का हो, या पब्लिक एम्प्लॉय हो, जा कर के पीपीएफ अकाउंट खोल करके वो बैंक में जमा कर सकता है। अब बात आगे बढ़ाते हुए हम यूँ चलते हैं, स्टैच्यूटरी फंड मतलब आपके कोर्स में है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, यही कोर्स में है। बाकी तो फंड हमने आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया। इसका आपका डिस्कशन जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो उसमें इनकम टैक्स लॉ में पढ़ेंगे, उसमें इसकी छूट भी मिलेगी। अच्छा, इसमें वर्कर को क्या क्या मिलेगा? पीएफ, देखिए इस स्कीम में पीएफ मिलेगा और पेंशन मिलेगा और इंश्योरेंस मिलेगा। स्कीम का पैकेज ये बन गया है 3 चीज़ों का, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस। कहने का मतलब है सर्फ के साथ मैंने बताया बाल्टी और डोंगा फ्री है, मतलब दे आप खर्च काय कर रहे हैं सर्फ का, और मिल क्या रहा है आपको, बाल्टी डोंगा फ्री मिल रहा है।
मतलब पीएफ का आपने पैसा दिया कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर क्या दे रहा है, पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस। तो कहने का मतलब ये जो आप पैसा मिलाएंगे 12% कटौती करेंगे, इतनी ही कटौती जो है एम्प्लॉयर करेगा, लेकिन 0.5% वो अधिक करता है, 12.5% करता है। और इसमें ये याद रखिएगा, ये एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा देता है, आपकी सैलरी से नहीं काटेगा, आपकी सैलरी से 12% कटेगा, और एम्प्लॉयर जो है उसमें 12.5% मिलाएगा, जिसमें जो है अलग अलग पेंशन और इंश्योरेंस और पीएफ में अकाउंट में वो डिवाइड हो जाता है। ये अब किस किस ऑर्गेनाइजेशन पे ये अप्लाई होता है, ये याद रखिए पूरे भारत में अप्लाई होता है, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। ये क्योंकि स्पेशल स्टेटस का दर्जा जब से ख़त्म हो गया तो सारे कानून पूरे भारत जम्मू कश्मीर समेत लागू होते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट फैक्ट्री पर लागू नहीं होता है। और नंबर ऑफ वर्कर जहाँ पर 20 से अधिक होते हैं वहाँ पर ये लागू होता है, और जिनकी सैलरी 15,000 रुपये तक के है वहाँ लागू होती है। मैंने बताया कि वो जनरल नॉलेज के लिए वो 25,000 कर दिए सैलरी, या कहीं पे 21,000 बता दिया गया है, तो उसके ऊपर ना जाइएगा। अभी आप 15,000 रुपये पढ़ेंगे, 15,000 रुपये पर 12% लगेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट पर लगाना चाहे तो 2 माह पहले नोटिस दे करके उसे आप वो लगा सकती है। सिनेमा हॉल के केस में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वहाँ पर 5 होते हैं जिसके ऊपर आपका ये एक्ट लागू हो जाता है। तो वेजेस में मैंने आपको बता ही दिया, बेसिक सैलरी, डीए प्लस रिटेनिंग अलाउंस। और ये भी याद रखिएगा, एक बार ये एक्ट अगर लागू हो, या कोई भी लेबर एक्ट हो, एक बार अगर लागू हो जाता है ये हमेशा के लिए लागू होता है, इसको फिर ये एक्ट हट नहीं सकता। और अच्छा, अब हम आपको बता दें पीएफ कहाँ नहीं लगता है। देखिए, पीएफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लगता है। ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बिना पावर के काम करती हैं और उनके वर्कर की संख्या 50 से कम है, वहाँ पर ये एक्ट नहीं लागू होता है। और आसाम की चाय की फैक्ट्रियाँ जितनी भी हैं वहाँ पे ये एक्ट नहीं लागू होता है। अच्छा, ईपीएफओ जो ये संस्था है यही इसको ऑपरेट करती है। इसके अंतर्गत जो है मतलब ये बिग बॉस टाइप में होती है, और इंटरेस्ट का रेट बढ़ाना घटाना इसी का काम रहता है, और कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा, कितना एम्प्लॉयर देगा, कितना एम्प्लॉय देगा, ये सारा खेल यही करती है ईपीएफओ। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसके अंडर में 2 संस्थाएं चलती हैं। एक पहली है सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, ये रूल बनाता है। इसमें टोटल 43 लोग होते हैं। वे 43 लोग जो होते हैं सीबीटी में, पहले इसमें गिन लीजिए, एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, 5 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के होते हैं, 15 प्रतिनिधि स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, 10 प्रतिनिधि एम्प्लॉयर्स के होते हैं, और 10 प्रतिनिधि एम्प्लॉय के होते हैं। एक कमिश्नर साहब होते हैं। कमिश्नर साहब एक्स ऑफिशियो होते हैं, ये इस कमेटी में रहते हैं, और इसी कमेटी को ये होस्टिंग भी यही करते हैं, और इस कमेटी को चलाते हैं और सारे रूल्स को फॉलो कराते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो दूसरी, इसमें 13 लोग होते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, एक कमिश्नर साहब होते हैं, 2 प्रतिनिधि केंद्र सरकार के होते हैं, 3 प्रतिनिधि राज्य सरकार के होते हैं, और 3 प्रतिनिधि एम्प्लॉयर के होते हैं, और 3 प्रतिनिधि एम्प्लॉय के होते हैं। कुल मिला के 13 लोग होते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि इसमें 3 तरीके से पैसा पीएफ में डिवाइड होता है। तो बेसिक मतलब ये 10 से 12% जो है और इसमें मतलब कटता है, लेकिन 6 इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें 10% कटता है। वे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं? जूट, बीड़ी, ब्रिक्स, क्वायर, गम और सिक। बीमार जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कमज़ोर हालत में हैं, उनको 12% से ज़्यादा वहाँ 10% से ज़्यादा नहीं कटता, वहाँ पर 12% का रूल लागू नहीं होता है। और नेक्स्ट आप आ जाइए, तो इसमें पेंशन में आपको ये मालूम होना चाहिए, पेंशन तभी मिलती है जब एम्प्लॉई एक ही एम्प्लॉयर के अंतर्गत 10 साल वर्क एक ही फैक्ट्री में करता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे एम्प्लॉयर का जो शेयर है 12% कटता है, तो जिसमें 8.33% जो है पेंशन में चला जाता है, प्लस 3.67% पीएफ में चला जाएगा, और 0.50% आधा परसेंट मतलब 0.50% जो है वो आपका इंश्योरेंस स्कीम में चला जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ ये है कि पेंशन के लिए आपको मतलब मान लीजिए एक ही एम्प्लॉयर के पास 10 साल वर्क करना कंपलसरी है। पीएफ का पैसा
मिलता जो है 45 दिन का टाइम रहता है। 45 दिन में पीएफ का पैसा मिल जाना चाहिए। अगर 45 दिन में नहीं पैसा मिलता है तो एम्प्लॉय जो है कोर्ट जा सकता है और मसलन मान लिए कोर्ट केस भी कर सकता है। और जॉब ब्रेक के सिलसिले में ये दिया हुआ है कि यदि पैसा 3 साल तक एम्प्लॉय नहीं निकालता है तो 3 साल के बाद उसमें इंटरेस्ट जुड़ना बंद हो जाता है और उसका खाता जो है फ्रीज हो जाता है और उस पर फिर ब्याज नहीं लगता है। लेकिन वो 10 साल या 5 साल के बाद निकालना चाहेगा तो उसका पैसा निकल आएगा। पैसा उसका मरता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब उसको ब्याज लगना बंद हो जाता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें इसमें और रह गई, उनको समझ लीजिए। डिस्प्यूट के केस में या अभी एक चीज़ और सुनिए, EDLI की स्कीम में जो लिंक्ड स्कीम है, इसके अंतर्गत होता क्या है, जो 0.5% कटता है कंट्रीब्यूशन ऑन द डेथ या डेथ के केस में, मतलब उसकी डेथ हो गई एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉयर उसको जो है 1,20,000 रुपया या जो एम्प्लॉयर ने पैसा जमा किया, जो दोनों में से अधिक होगा वो पैसा उसे मिल जाएगा। इस तरीके से ये तो बात क्लियर हो गई कि 1,20,000 रुपया उसको मिलेगा ही मिलेगा हर तरीके से डेथ के केस में। और अगर डेथ के केस में वो मतलब मान लीजिए उसका जो है नॉमिनी है या लीगल एयर है तो उसको भी ये पैसा दे दिया जाता है। डिस्प्यूट के केस में मतलब मान लीजिए एम्प्लॉयर का पैसा जो है, एम्प्लॉयर ने पैसा जो है उसको एम्प्लॉय को 45 दिन के अंदर नहीं पेमेंट किया तो फाइनल इसमें डिसीज़न EPFO को माना जाता है। और एम्प्लॉय मसलन मान लीजिए अगर इस डिसीज़न से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एम्प्लॉय जो है इसका स्पेशल कोर्ट बना हुआ है, विशेष अदालत, उसका नाम है एपलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एपलेट ट्रिब्यूनल के नाम से ये विशेष अदालत है, वहाँ जा सकता है और अपना केस दायर कर सकता है। लेकिन यदि एम्प्लॉयर केस दायर करना चाहे, EPFO ने फाइनल कर दिया, एम्प्लॉयर सर्टिफाइड नहीं हुआ, मतलब EPFO ने फाइनल कर दिया कि एम्प्लॉय को इतना पैसा मिलना चाहिए, लेकिन वो एम्प्लॉयर मतलब जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अब एम्प्लॉयर जब जाएगा तो एम्प्लॉयर की वहाँ सुनी नहीं जाएगी, इस कंडीशन पे सुनी जाएगी कि मसलन मान लीजिए वो जो भी उसने चैलेंज किया है उसका 75% पहले वो अदालत में जमा करे। मतलब मान लिए 10 लाख रुपए का डिस्प्यूट केस फंस गया, एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो पहले उसके 7.5 लाख रुपया जमा करे, तब उसका केस सुना जाएगा। अगर वो केस हार जाता है तो 7.5 लाख रुपया एम्प्लॉय को दे दिया जाएगा और 25% उससे कहा जाएगा इसको भुगतान करो। अगर केस वो एम्प्लॉयर जीत जाता है तो जाहिर सी बात है अदालत के पास पैसा है, कोई भाग तो गया नहीं है, उसको पैसा वापस कर दिया जाता है। इसमें एक जज होता है जिसे हम पीठासीन अधिकारी प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जिसकी मैक्सिमम एज 62 साल होती है। मतलब वो 62 साल के बाद वो रिटायरमेंट उसका हो जाता है। जो मैक्सिमम एज बताई गई है उसकी 62 साल होती है। इसका अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की सिफारिश पे करता है, CJ के द्वारा होता है और इसको कोई हटा नहीं सकता है। इसको सिर्फ एक ही व्यक्ति हटा सकता है, जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको हटा सकता है। और अगर वो खुद हटना चाह रहा है तो 3 महीने पहले वो नोटिस दे दे कि हमें इस कार्य से मुक्ति दी जाए, तो वो 3 महीने के बाद खुद वहाँ से हट जाएगा। तो ये सब मोटी मोटी बातें थीं जिसको मैंने आपको बता दिया। PF एक्ट में अभी जो चेंज हुआ है कल परसों में वो भी मैंने आपको बता दिया है। और PF का पैसा खुद जो है, मतलब मिसलेनियस पॉइंट में PF का पैसा दरअसल एम्प्लॉय को खुद मिलता है, क्योंकि ये उसकी समझ लीजिए एक तमन्ना होती है, एक ख्वाहिश होती है, एक उसका आसरा होता है, एक उसका मतलब उम्मीदें होती हैं कि PF का पैसा मिलेगा, वो उससे क्या क्या काम करेगा, मकान बनाएगा, लड़के को मतलब अच्छी एजुकेशन देगा। तो जाहिर सी बात है इस PF के पैसे से चाहे अगर कि एम्प्लॉयर या जो भी पैसा ऐसे मिले कि किसी का लोन अदा कर दे किसी फर्म का, तो ऐसा नहीं हो सकता। PF का पैसा सीधा एम्प्लॉय को मिलेगा। एम्प्लॉय के बगैर मर्ज़ी के ये पैसा किसी को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की सारी मतलब इसकी उम्मीदें इसके ऊपर सारी टिकी रहती हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम इससे क्या क्या करेंगे, इससे कहाँ घूमेंगे, कहाँ फिरेंगे, मकान बनाएंगे, बच्चों को हायर एजुकेशन देंगे, अच्छी पढ़ाई कराएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तमाम तरीके की उसकी तमन्नाएं जुड़ी रहती हैं। तो जाहिर सी बात है इस पैसे को कोई भी व्यक्ति या इससे
किसी तरीके का कोई लोन वगैरह का किसी तरीके का भुगतान नहीं कर सकता। ये टोटल टैक्स फ्री रहता है और इसको पूरा पैसा मिल जाए। वो उसकी मर्ज़ी है, ये चाहे जहाँ भी वो खर्च करे, उसके ऊपर किसी का राइट नहीं है। लेकिन कहने का मतलब दबाव में कोई आदमी उससे पैसा नहीं खर्च करा सकता है। अगर हाँ, एक चीज़ और है, अगर एम्प्लॉयर जो है जानबूझ करके उसकी बेसिक सैलरी कम कर देता है, क्योंकि उसको एम्प्लॉयर को बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूशन और 5% वो, तो 0.5% अलग से इंश्योरेंस का 12.5% देना पड़ता है। तो कभी कभी एम्प्लॉयर जो बहुत वैसे टाइप के होते हैं तो बेसिक सैलरी कम कर देते हैं, जिससे उनको कंट्रीब्यूशन कम देना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा जानबूझ करके करता है तो ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाएगा और उसके सज़ा भी हो सकती है और उसको जेल भी हो सकती है। और इसमें एक और बात है कि एम्प्लॉयर ने अगर मसलन मान ली फैक्ट्री को बेच दिया है और कहने का मतलब वहाँ नया एम्प्लॉयर आ गया, पता चला वो कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ और उसके पास गया तो उसने कहा कि साहब ऐसा है कि आप जो है जाके पुराने एम्प्लॉयर से लो जा कर के पैसा, मैं तो नया एम्प्लॉयर हूँ, मुझको थोड़ी ना तुमने दिया था या मैंने थोड़ी ना जमा किया। तो ऐसा नहीं है, वो पुराने एम्प्लॉयर और पुराने नए एम्प्लॉयर दोनों से पैसा वसूल कर सकता है। उसको जो है राइट है इस बात का कि वो कोर्ट में दोनों एम्प्लॉयर के ऊपर केस कर देगा और बुला करके पैसा ले लेगा, इसका कोई पैसा मार नहीं सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दी, आसाम की फैक्ट्रियाँ जो हैं उनके ऊपर, चाय की जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर ये एक्ट नहीं लागू होता। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, इसलिए मुझे फिर से वीडियो बनानी पड़ी। जाहिर सी बात है आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अभी आप सैलरी का 15,000 ही पढ़ेंगे। जो अमेंडमेंट हो करके अभी सिफारिश की गई है वो जनरल नॉलेज के लिए तो बेहतर है, लेकिन कहने का मतलब आप एग्ज़ाम पर्पज़ में यही लिखेंगे 15,000 जो सैलरी पाता है उसका 12% मतलब एम्प्लॉय देगा और 12.5% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलाएगा। ये एक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।